जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 27वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार आपने देखा अंग्रेज सरकार सेंट्रल असेंबली से सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल में मनमाफिक बदलाव करवाने में असफल रहती है। प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार की दमनकारी नीतियों के लिए उसकी जमकर आलोचना की और भगत सिंह और उनके वीर साथियों के संघर्ष साहस की खुलकर प्रशंसा की। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब बात करते हैं उससे आगे की। दोस्तों, 24 सितंबर 1929 से स्पेशल मैजिस्ट्रेट श्री किशन की अदालत में लाहौर षड्यंत्र केस की कार्रवाई फिर शुरू होती है। 25 सितंबर को कुछ छोटे मोटे गवाहों के बाद अप्रूवर जय गोपाल को गवाही के लिए पेश किया जाता है। अप्रूवर उस सरकारी गवाह को कहते हैं जो स्वयं अपराध में शामिल रहा हो, परंतु सरकार से माफी मांगकर अपने ही साथियों से गद्दारी करके उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया हो। जय गोपाल भी ऐसा ही गद्दार था। कई सारे पुलिस वालों से घिरा हुआ जय गोपाल अदालत में प्रवेश होता है। अभियुक्त देशराज के वकील अमोलक राम कपूर इस पर आपत्ति करते हैं। उनका कहना है कि इतने सारे पुलिस वालों की उपस्थिति में जय गोपाल की गवाही निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि संभावना थी कि जांच अधिकारियों के सामने देख भय के मारे वो वही बोलेगा जो पुलिस चाहेगी। भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि हमारा कोई वकील नहीं है। हमने कल एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें डिफेंस कमेटी के सेक्रेटरी लाला फिरोजचंद से भेंट करने की अनुमति मांगी थी ताकि अपना बचाव तैयार कर सकें, परंतु अनुमति नहीं मिली। इसके लिए 1-2 दिन तक अप्रूवर की गवाही टाल दी जाए, साथ ही सरकार के खर्चे पर हमारे लिए वकील भी नियुक्त किया जाए। मैजिस्ट्रेट ने जय गोपाल की गवाही को स्थगित करने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकारी खर्चे पर वकील की नियुक्ति के लिए केस उच्च अधिकारियों के पास भेजेंगे, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस पर विजय कुमार सिन्हा कहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि हमारा वकील अप्रूवर को क्रॉस एग्जामिन कर सके, ना ही आप अप्रूवर की गवाही के समय उन पुलिस अधिकारियों को अदालत से बाहर जाने का आदेश देने को ही तैयार हैं जिन्होंने इस केस की जांच की थी। आप हमें यह निष्कर्ष निकालने पर विवश कर रहे हैं कि इस अदालत से हमें न्याय की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वे आगे कहते हैं, हम सुनवाई को टालना नहीं चाहते। आप दूसरे गवाहों के बयान दर्ज कर सकते हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि अप्रूवर का एग्जामिनेशन हमारे वकील के सामने हो। आप सुनवाई को टाल दीजिए, क्योंकि मैं इस केस को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर रहा हूं। 2 अक्टूबर को वकील अमोलक राम कपूर अभियुक्तों की ओर से लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, लेकिन यह एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। उधर जेल इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास करके भगत सिंह और उनकी भूख हड़ताली साथियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील करती है। लिहाजा जेल इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय आने तक 4 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह और अन्य साथियों ने भूख हड़ताल स्थगित कर दी। उधर 4 अक्टूबर को ही स्पेशल मैजिस्ट्रेट श्री किशन की अदालत में सुनवाई फिर शुरू होती है। जैसे ही भगत सिंह और बाकी अभियुक्त अदालत में प्रवेश करते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से कमरा गूंजने लगता है। इसके बाद ये एक गीत गाते हैं जिसके बोल थे, भारत ना रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना। कुछ मामूली गवाहों के बाद लाहौर से छपने वाले उर्दू दैनिक अखबार वंदे मातरम के संपादक लाला फिरोजचंद को अदालत में सरकारी गवाह बनाकर पेश किया जाता है। दोस्तों, लाला फिरोजचंद एक सच्चे देशभक्त थे। लाला लाजपत राय के निकट सहयोगी रहे थे और लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किए गए उर्दू दैनिक अखबार वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल के एडिटर थे, संपादक थे।
और भगत सिंह केस डिफेंस कमेटी के सेक्रेटरी भी थे। कामा मैकलीन द्वारा लिखी पुस्तक आ रिवॉल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंटरवार इंडिया में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की फाइल नंबर 391/1930 के हवाले से कहा गया है कि 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा बम फेंकने के बाद सबसे पहले अखबार वंदे मातरम में ही इन दोनों के फोटो छपे थे और वो दिन था 12 अप्रैल 1929। अखबार वंदे मातरम के पास भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो कैसे पहुंचे? अभियुक्तों से इस अखबार का क्या संबंध था? इसे स्थापित करने के लिए लाला फिरोज चंद को गवाह बनाकर सरकार खड़ा करती है कोर्ट में। लाला फिरोज चंद अदालत को बताते हैं, लगभग 1.5 साल पहले सुखदेव ने कुछ महीने उनके अखबार के प्रबंधन विभाग में क्लर्क का काम किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो के बारे में वे बताते हैं, असेंबली बम घटना के 1-2 दिन बाद एक व्यक्ति जिसे वे नहीं जानते थे उनके पास आया और कहा, क्या आप भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो अपने अखबार में छापना चाहेंगे? मुझे लगा कि वो व्यक्ति भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह के द्वारा भेजा गया था। पत्रकार होने के नाते मुझे लगा कि फोटो अखबार में छपने चाहिए। 1-2 दिन बाद मुझे अपने घर पर 2 फोटो मिले जो मैंने अखबार में छाप दिए। दोस्तों, लाला फिरोज चंद अदालत को कहते हैं कि जो व्यक्ति फोटो मेरे दफ्तर में देकर गया, मैं उसे नहीं जानता था, पर मुझे लगा कि ये फोटो शायद भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने मेरे पास भेजे हैं और एक पत्रकार होने के नाते मुझे इन फोटो को अखबार में छापना चाहिए, इसलिए छाप दिए। अदालत को यह बयान लाला फिरोज चंद ने दिया, लेकिन यह अधूरा सच था। जिस व्यक्ति ने यह फोटो लाला फिरोज चंद तक पहुंचाए, लाला फिरोज चंद उसे अच्छी तरह जानते थे, पहचानते थे। जिस सुखदेव की बात अपने बयान में वो करते हैं कि मेरे यहां उन्होंने कुछ महीने क्लर्क का काम किया था, वो फोटो सुखदेव ने ही उनको दिए थे। तो यह कैसे हो सकता है कि जो आपके पास इतने महीनों काम किया, आप उसको नहीं पहचानते? लेकिन लाला फिरोज चंद एक सच्चे देशभक्त थे। वो अदालत की मदद करने के लिए नहीं खड़े हुए थे, वो अंग्रेज सरकार की मदद करने अदालत में नहीं गए थे। उनको सरकारी गवाह बनाया गया, लेकिन सरकार की मदद नहीं कर रहे थे लाला फिरोज चंद। उन्होंने वो बात छिपाई और कहा कि मुझे लगा कि फोटो शायद भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने भेजे हैं। अच्छा, भगत सिंह के पिता का नाम क्यों लिया? क्या वो भगत सिंह के पिता के विरुद्ध थे? नहीं, हरगिज नहीं। लाला फिरोज चंद और भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, ये सब लोग तो मिलकर भगत सिंह केस डिफेंस कमेटी में काम कर रहे थे। और जरूरी बात है, जाहिर सी बात है कि क्या बयान लाला फिरोज चंद अदालत में देंगे, ये भी मिल बैठ के स्ट्रेटजी बनी होगी। सरदार किशन सिंह इस बात की परवाह करने वाले कहां थे कि उनका नाम लेंगे उनको कोई दिक्कत आएगी। अरे, मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम किया है, मेरा नाम साथ जुड़ता है तो किस बात की परवाह है। और एक और बात यहां पे बताते चलें, लाला फिरोज चंद ने सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1972 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इस सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज को लाला फिरोज चंद ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में, बड़ा लंबा इंटरव्यू है वो, भगत सिंह को बहुत मानते हैं लाला फिरोज चंद, बेहद सम्मान करते हैं लाला फिरोज चंद भगत सिंह का। उस इंटरव्यू में उन्होंने भगत सिंह के बारे में बहुत बातें बताई हैं, क्योंकि बहुत करीब से जानते थे भगत सिंह को। और वो इंटरव्यू कभी आपको अलग से एक वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन इन फोटो के बारे में लाला फिरोज चंद ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को 1972 में क्या बताया, वो थोड़ा सा हिस्सा उस इंटरव्यू का आपको सुनवाते हैं।
लाला फिरोजचंद की अपनी आवाज में उनकी वो ऑडियो इंटरव्यू का वो छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाते हैं। आप देखिए लाला फिरोजचंद क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। That photograph we received from one of Bhagat Singh's chief lieutenants, whom also I knew very well. He also had been a National College student, and after his college days, he had also been frequently coming to the servants of the People's Society, almost every day if he was in Lahore. He was supposed to be Bhagat Singh's chief lieutenant, at least in Lahore, or maybe in a vast area in the Punjab and in perhaps a bigger area. He brought the photographs for publication in Vande Mataram and left them at my place. When he called, I was absent, but he left them with a colleague of mine, saying that the photographs were meant for publication in the Vande Mataram. The Vande Mataram published those photographs. दोस्तों, भगत सिंह की कुल 4 ही ओरिजिनल फोटो मिलती हैं। पहली बचपन की, जो स्टूडियो में खिंचवाई गई थी, उस समय उनकी उम्र कोई 8-10 साल रही होगी। दूसरी नेशनल कॉलेज के दिनों की ग्रुप फोटो। इस फोटो में वे कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब के साथियों के साथ खड़े हैं। पगड़ी पहने जो फोटो अक्सर प्रयोग में आती है, वो इसी ग्रुप फोटो से ली गई है। तीसरी उन दिनों की जब 29 मई 1927 से 4 जुलाई 1927 तक वो पहली बार गिरफ्तारी में रहे। ये फोटो पुलिस ने उन्हें बिना बताए खींची थी, ताकि भविष्य के लिए उनकी पहचान पुलिस के पास रह सके। इसमें भगत सिंह एक टूटी सी चारपाई पर बैठे हैं, सिर पर धूप है, दोपहर का समय है। उनके बाएं हाथ में हथकड़ी लगी है। सामने कुर्सी पर सीआईडी के डीएसपी गोपाल सिंह पन्नू बैठे हैं और दोनों में कुछ बातचीत हो रही है। भगत सिंह बड़े आराम से बैठे हैं। उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव या भय नहीं है। चौथी फोटो वो है जिसमें उन्होंने हैट पहन रखा है, जो असेंबली बम घटना से पहले दिल्ली में खिंचवाई गई थी और जिसके बारे में इस वीडियो श्रृंखला के भाग 10 में विस्तार से बताया गया था। 12 अप्रैल को अखबार वंदे मातरम में भगत सिंह की जो फोटो छपी थी हैट वाली, वो यही फोटो थी। लिहाजा अखबार के संपादक स्वतंत्रता सेनानी लाला फिरोजचंद को पुलिस ने अभियोजन पक्ष का गवाह बनाकर अदालत में पेश किया। दोस्तों, बचाव पक्ष ने मैजिस्ट्रेट से निवेदन किया कि अप्रूवर्स को पुलिस कस्टडी से हटाकर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि पुलिस के पहरे में रहने वाले गवाह स्वतंत्र गवाही नहीं दे सकते। परंतु अंग्रेज भक्त मैजिस्ट्रेट राय बहादुर श्रीकृष्ण ने वही किया जो पुलिस चाहती थी। यहां तक कि जब बचाव पक्ष ने अप्रूवर्स द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों की प्रतिलिपि मांगी, तो उससे भी इनकार कर दिया गया। यानी आपको बचाव का हम कोई मौका ही नहीं देंगे। मुकदमे की सुनवाई का नाटक चलता रहा और फिर आया 19 अक्टूबर 1929 का दिन। उस दिन तो अदालत में गजब ही हो गया। पर उस गजब की बात आज नहीं, अगले शनिवार। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा को आज यहीं विराम देते हैं। आशा है यह जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी। आपसे निवेदन यह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे भगत सिंह और उनके बहादुर देशभक्त साथियों की शौर्य गाथा घर घर पहुंच सके और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इसके असली नायकों को उनका यथेष्ट सम्मान मिल सके। चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। अपने सुझाव, अपने प्रश्न, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।